हेलो एवरीबॉडी, न्यूक्लियर पॉइंट क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल के इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद आज आपकी बायो क्लास यहाँ शुरू की जाएगी और जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वह आपके एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 है, जो इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन चूंकि आगे जाके आपको कंपटीशन देना है, तैयारी करनी है नीट के लिए, तो कम से कम इस चैप्टर का आना जरूरी है, क्योंकि पहले चैप्टर के बिना आप दूसरे चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। तो डियर स्टूडेंट, जो अपना पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है स्पेशली, और वो है जीवों में जनन। अपना इस चैप्टर का जो नाम है वो है जीवों में जनन। अब एक प्रॉब्लम यहां पर ये उठती है कि क्या रीजन है कि जब बायोलॉजी 12th क्लास स्टार्ट होती है और सबसे पहले एक पॉइंट आ जाता है फटाक से, उसका नाम है जनन। अरे भाई, जनन बहुत आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है कि अगर कोई जीव जनन नहीं करेगा तो सीधी सी बात है बेटा, उसका अस्तित्व कैसे बना रहेगा? क्योंकि जनन के दौरान एक जीव अपने समान नई संतति पैदा करता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन का होना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। ओके, अब यहां पर पॉइंट है अपने पास जीवों में जनन। अब जीवों में तो दो चीजें इंक्लूड हैं, पादप भी हैं और जंतु भी हैं। नॉट ओनली पादप, केवल पादप ही नहीं, पादप के साथ साथ इसमें अपने पास जंतु भी शामिल है। लेकिन पादप और जंतुओं के अलावा, जैसा कि आप इस 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, हमारे एक साइंटिस्ट वर्गीकरणवेत्ता मिस्टर R.H. व्हीटेकर ने एक परिकल्पना दी थी, उसका नाम था पंच जगत परिकल्पना। और इस पंच जगत परिकल्पना में उन्होंने पूरी सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सब जीवों को 5 भागों में, 5 जगत में बांटा था। एक जगत, जो फर्स्ट जगत, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जगत है, उसका नाम था मोनेरा। मोनेरा में जितने भी जीव हैं सारे प्रोकैरियोटिक जीव हैं। जो सेकंड जगत उन्होंने काम लिया उसका नाम था प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा में जीव यूकैरियोटिक हैं। उसके बाद उन्होंने जो लिया था उसका नाम था फंजाई, यानी कवक। और कवक के बाद उन्होंने जो जगत बनाया था उनमें एक का नाम था प्लांटी और एक का नाम था एनिमेलिया। अभी मैंने आपसे बात की कि जीवों में जनन, जीवों में दो चीजों को इंक्लूड कर रहा हूं, पादप को और जंतु को, और पादप और जंतु यहां पर प्लांटी और एनिमेलिया में शामिल है। तो क्या मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई जगत के जीव क्या जनन नहीं करते? अरे भाई, जो इस सृष्टि में जीव आया है 100% वो क्या करेगा? जनन करेगा, कि उसे अपना अस्तित्व बनाए रखना है। हाँ, ये हो सकता है कि जनन का मेथड अलग अलग हो। अब आपसे पूछे कि क्या जनन कोई भी संतति पैदा होते ही कर सकती है? तो नॉट पॉसिबल। जब तक जंतु या पादप अपनी युवा अवस्था न प्राप्त कर ले तब तक वो जनन नहीं कर सकता। और हम मानते हैं पादप की युवा अवस्था कब आती है? जब उसकी कायिक वृद्धि पूर्ण हो जाती है, जब उसमें जड़, तना और पत्तियां पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं, तो सभी पादप और जंतु अपनी जीवन अवधि में 100% क्या करते हैं? जनन करते हैं। अब एक नया शब्द आता है बेटा, मैंने अभी यूज किया है, उसका नाम है जीवन अवधि। जीवन अवधि या लाइफ स्पैन क्या होता है? तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु होती है, उस प्राकृतिक मृत्यु तक के जो बीच की अवधि है, जो बीच का समय है, उसका नाम है जीवन अवधि। तो जीवन अवधि या लाइफ स्पैन की डेफिनेशन क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट? कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर, मैंने एक वर्ड यूज किया है, आप गौर करेंगे, प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि है उसकी जीवन अवधि होती है। अभी सभी जीवों की जीवन अवधि आपको लगता है एक समान होगी या अलग अलग होगी? जैसे अपन बात करें गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का,
इन पादपों की जीवन अवधि अप्रोक्स 4 मंथ है। इन 4 मंथ में उन्हें अपने पूरी कायिक वृद्धि करनी पड़ती है, उसके बाद उनको जनन भी करना पड़ता है और लास्ट में फाइनली फल और बीज भी बनाने पड़ते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करें तो जीवन अवधि सभी जीवों कैसी होती है, अलग अलग होती है। और जीवन अवधि में अपन मान लें जैसे हमारे पास एक डॉग है, कुत्ता है, उसकी जीवन अवधि 10 से 12 वर्ष तक होती है। हमारे पास एक कौवा है, उसकी जीवन अवधि लगभग 16 वर्ष होती है। हमारे पास एक पेड़ है, बरगद का पेड़, उसकी जीवन अवधि लगभग 400 साल होती है। हमारे पास एक दूसरा जीव है जिसका नाम है कछुआ या टर्टल, उसकी जीवन अवधि 150 वर्ष होती है। और वहीं हम बात करें जो सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है, आई रिपीट, सबसे बड़ा जो स्थलीय स्तनधारी जिसको हाथी बोलते हैं, उसकी जीवन अवधि 100 वर्ष होती है। एक बार इस आप चार्ट पे गौर कीजिए, कौवा साइज में छोटा है लेकिन जीवन अवधि 16 वर्ष है। कुत्ता उससे साइज में बड़ा है, जीवन अवधि 10 से 12 वर्ष है। बरगद 400 वर्ष। लेकिन आप इन 2 पॉइंट पे गौर करें तो आप गौर कीजिएगा, हाथी जो सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है उसकी जीवन अवधि 100 वर्ष है, और कछुआ जो कि एक सरीसृप है, रेप्टाइल्स है, जो साइज में छोटा होता है, उसकी जीवन अवधि 150 वर्ष है। इट मीन्स जीवन अवधि का संबंध कहीं भी जीव के आकार से नहीं है। ये नहीं है कि छोटा जीव कम जिएगा, उसकी जीवन अवधि कम होगी और बड़े जीव की जीवन अवधि ज्यादा होगी, ऐसा नहीं होता है। जब हमारी जीवन अवधि पूर्ण हो जाती है तो हमारी लास्ट जो स्टेप है वो है प्राकृतिक मृत्यु। अब मृत्यु का नाम सुनते ही सबके दिमाग में डर लगता है कि यार मरना है, तो डियर स्टूडेंट एक दिन सबको मरना है। लेकिन खास बात यह है, लोग ये कहा करते हैं कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य है कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में छिपता है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, बट अब मैं इसको नहीं मानता। रीजन है कि सूरज न तो उगा है और न ही छिपा है, वो अपनी जगह पर है। पृथ्वी बेशक उसके चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी घूमने से कभी दिन और रात बन रहे हैं। इसका मतलब है कि वो शाश्वत सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, लेकिन बेटा ये जो शब्द है ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि जिस जीव की जन्म हुआ है उस जीव की मृत्यु 100% होगी। अब आगे बात करें, मृत्यु की बात आ गई, क्या सभी जीव मर जाते हैं, क्या सभी जीवों की मृत्यु हो जाती है? तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। जीव कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय जीवों की तो मृत्यु होगी, 100% होगी, लेकिन एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर केवल किस तरह है, एक कोशिका से बना है, उनकी मृत्यु नहीं होती। उसका रीजन है कि जो एक कोशिकीय जीव है वो क्या करके विखंडन, बेटा मैंने खंडन यूज नहीं किया है, शब्द पर गौर करेंगे, मैंने वर्ड यूज किया है विखंडन करके 2 जीवों का या 2 से अधिक जीवों का निर्माण कर लेते हैं। अगर द्विखंडन हुआ है तो एक कोशिकीय जीव से 2 एक कोशिकीय जीव बन जाएंगे, और यदि बहुविखंडन हुआ है तो उसी एक जीव से अनेक जीवों का निर्माण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, और वो बेटा कैसे होते हैं, वो होते हैं अमर होते हैं। दिमाग में तो ऐसा आता है कि यार हमें भी अमर होना चाहिए था, एक कोशिकीय होना चाहिए था, मैं भी ऐसा सोचता हूं, लेकिन सीधी सी बात है, अगर मैं एक कोशिकीय जीव होता तो यहां थोड़ी खड़ा होता बेटा। समझ गए आप? आगे अपन बात करें तो जब जीव को अपनी संख्या बढ़ानी हो, अपनी
संख्याओं में आगे वृद्धि करनी हो तो 100% उसे क्या करना पड़ेगा, जनन करना पड़ेगा। अब हम ये पूछे आपसे कि जो जनन होता है वो सामान्यतः कितने प्रकार का होता है। तो हम बात करें कि जनन जो सामान्यतः है वो कितने प्रकार का है, वो 2 प्रकार का है। पहला जो जनन है वो है अलैंगिक जनन, और दूसरा जो जनन है उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। अब कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि हमने सर एक जनन और पढ़ा है जिसका नाम है कायिक जनन। एक्चुअली वर्तमान समय में कायिक जनन को अलैंगिक जनन में ही सम्मिलित कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे किसकी, अलैंगिक जनन की या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अलैंगिक जनन की आपसे कोई पूछे कि विशेषताएं क्या होती हैं, तो अलैंगिक जनन में जो जनक होते हैं वो जनक एक होता है। हियर इज नो चॉइस ऑफ मेल एंड फीमेल, नर और मादा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई जनक में आपको एक तो बताना पड़ेगा कि नर है या मादा है, तो बेटा आप मान के चलिए मादाएं बिना नर के भी संतति उत्पन्न कर सकती हैं, और ऐसा आप जूलॉजी बॉटनी में बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। तो आप मादा मान लीजिए, बाकी आप जनक बोलिए। जब जनक एक है तो बनने वाली संतति जो है वो निषेचन से नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि नर और मादा नहीं है तो नर युग्मक भी नहीं है, नर युग्मक नहीं है, साथ में मादा युग्मक भी नहीं है। तो जब नर युग्मक नहीं है, मादा युग्मक नहीं है, तो निषेचन की संभावना कितनी हो जाती है बेटा? 0 हो जाती है। तो कंफर्म है कि इसमें जो जनक में डीएनए है, जो डीएनए है बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी चेंज के कहां पहुंचेगा? यस, कहां पहुंचेगा? गुड। ये पहुंचेगा कौन सी पीढ़ी में? संतति पीढ़ी में। और संतति पीढ़ी में जब डीएनए सेम पहुंच रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो क्या संतति पीढ़ी में वेरिएशंस होंगी, विभिन्नताएं होंगी? यस, नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? निषेचन नहीं हुआ है, नर मादा युग्मक नहीं बने हैं, सेम डीएनए जैसा है एज इट इज। एक पीढ़ी से कहां जा रहा है? दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो बनने वाली संतति है वो 2 तरह से है। एक तो आनुवांशिक रूप से, और एक आकारिकी रूप से। किसके समान होगी? जनक के समान होगी। और ऐसी संतति जो आकारिकी में, आनुवंशिकी में हूबहू एज इट इज जनक के समान होती है, उस संतति को हम बोलते हैं CLON। क्या बोलते हैं जी? क्लोन। बस समझ में आ रही है बेटा? क्लोन। तो आपसे पूछा है क्लोन का जो प्रोडक्शन होता है, क्लोन का जो निर्माण होता है, यदि हम क्लोन बनाना चाहते हैं, एक डीएनए से, एक जीव से उसके समान दूसरा जीव पैदा करना चाहते हैं, तो हम कौन से जनन को प्रीफर करेंगे? तो हम करेंगे कौन से जनन को? अलैंगिक जनन को। अब आपसे पूछा जाए क्या अलैंगिक जनन के अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग विधियां हैं? तो मैं आपसे कहूंगा हाँ, जिस जीव के अकॉर्डिंग सभी जीवों में अलैंगिक जनन की अलग अलग क्या है बेटा? विधियां हैं। और उन विधियों में जो अलैंगिक जनन की विधियां हैं, उसमें पहला मैंने नाम लिया विखंडन। फिर ध्यान देंगे बेटा, विखंडन। और विखंडन में कोई भी जीव, खास करके एक कोशिकीय जीव, आई रिपीट, विखंडन का संबंध एक कोशिकीय जीव से। और विखंडन में एक कोशिकीय जीव या तो 2 भागों में बढ़ जाएगा या मोर देन 2 भागों से ज्यादा भागों में बट जाएगा। आपके बात समझ में आ रही है बेटे? अगर कोई जीव 2 भागों में बटता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, तो उसे बोलते हैं
द्विविखंडन। और यदि वो अनेक टुकड़ों में विभक्त होकर हर टुकड़े से नए जीव का निर्माण कर लेता है तो उसे बोलते हैं बहुविखंडन। अब प्रॉब्लम यह है कि क्यों कोई जीव दो टुकड़ों में बटा और क्यों कोई एक कोशिकीय जीव अनेक टुकड़ों में बटा। तो उसका सीधा सा रीजन है परिस्थितियां। सीधा सा रीजन है परिस्थितियां। मैं भूखा हूं, 5 दिन से भूखा हूं और मुझे खाना मिलेगा अचानक सडनली, तो ऑब्वियसली बेटा मैं एक चपाती एक्स्ट्रा लूंगा। लेकिन यदि मैं भूखा नहीं हूं और मुझे खाना परोसा जाए तो 100% मैं एक चपाती कम लूंगा। तो ये परिस्थितियां जो है दो प्रकार की होती हैं। एक परिस्थिति होती है अनुकूल परिस्थिति और एक परिस्थिति होती है प्रतिकूल परिस्थिति। तो अनुकूल परिस्थिति में जीव क्या करेगा? द्विविखंडन करेगा और प्रतिकूल परिस्थिति में वो क्या करेगा? बहुविखंडन करेगा। अब आपसे पूछे कि एग्जाम्पल दीजिए, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है अमीबा, प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, और पैरामीशियम, दोनों की दोनों एक कोशिकीय जीव हैं और दोनों का संबंध प्रोटोजोआ संघ से। इसमें आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप एग्जाम्पल देंगे प्लाज्मोडियम का। और प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बहुविखंडन। प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआ संघ का ही जंतु है। यानी प्रोटोजोआ संघ के सारे जंतु कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ सेकेंड मेथड इज फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड के बारे में बात करें तो सेकेंड जो मेथड है उसका नाम है मुकुलन। अब आपसे पूछे मुकुलन में क्या होता है? जनरली मुकुलन उन जीवों में होता है जिनमें रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। आपसे पूछे कि पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, तो कोई भी जीव हो उसके किसी खोए हुए अंग का या नष्ट हुए अंग का वापस बन जाना, प्लस उस छोटे अंग से पूर्ण नए जीव का निर्माण हो जाना। लेकिन शर्तें इसमें अप्लाई हैं, उन शर्तों के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अब ये जो मुकुलन होता है ये कैसे होता है? जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये किसमें होता है? ये हाइड्रा, जो कि अपने आप में सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है। नाम सुना है सभी ने सिलेंट्रेटा? सिलेंट्रेटा को हम एक और नाम देते हैं निडेरिया। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया आपको स्पंज। स्पंज जो है वो संबंधित है कौन से संघ से? पोरीफेरा संघ। आपको पता होना चाहिए कि स्पंज में जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे मेराइन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। सिलेंट्रा फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं और सैलाइन वाटर में भी मिल सकते हैं। इमेजिन दैट इट इज ए हाइड्रा, होल्ड फास्ट की सहायता से फिक्स है। इट्स माउथ, ये इसका माउथ है, और माउथ के चारों तरफ ये जो मैं डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं, दीज आर टेंटिकल्स, या इन्हें बोलते हैं हम लोग स्पर्शक या टेंटिकल्स हम लोग कहते हैं। ठीक है। जब इस जंतु को मुकुलन करना होता है तो विशेष भाग की कोशिकाएं तेजी से विभाजन करती हैं और विभाजन करके बाहर की ओर एक आउटग्रोथ या अतिवृद्धि बना लेती हैं, और इसी अतिवृद्धि को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? मुकुल। और मुकुल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। टाइम बीइंग ये मुकुल अपनी साइज को क्या करता है? बढ़ाता है, इंक्रीज करता है,
और जो ये पैतृक हाइड्रा है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इससे क्या हो जाता है, अलग होकर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लग जाता है। अब यहां से अलग हुआ तो ये पार्ट डैमेज हुआ ना, इस हाइड्रा का क्षतिग्रस्त हुआ ना, तो यहां पर क्या है, पुनरुत्थान की क्षमता है, ये भाग इसका पुनः बन जाएगा। इसके अलावा बेटे दोनों जंतु है, क्या कोई ऐसा पादप है जिसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? तो बेस्ट एग्जाम्पल पादपों का वो देंगे यीस्ट, और यीस्ट कवक पादप समूह का सदस्य है जो कि कैसा है, एक कोशिकीय है। जब आप बायोटेक पे, जैव प्रौद्योगिकी पे आएंगे तो मान के चलिए आपको यीस्ट बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा, बार बार इसके बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि जो यीस्ट है वो हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है और कैसा होता है बेटा, एक कोशिकीय होता है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे।